दोस्तों, दुनिया के नक्शे में यहाँ पर मौजूद है बांग्लादेश। एक बहुत ही छोटा, नया, मगर हाँ अपनी तरक्की से पूरे दुनिया को हैरान कर देने वाला देश। एक ऐसा देश जो न सिर्फ हमेशा से इंडिया का सबसे पक्का दोस्त रहा, बल्कि इस इलाके में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी रहा। और भला रहे भी क्यों ना, क्योंकि इसके वजूद में ही इंडिया का हाथ था। यानी इंडिया की मदद से ही सन 1971 में बांग्लादेश वजूद में आ पाया था। मगर दोस्तों, अब अचानक से न जाने क्यों बांग्लादेश से भी इंडिया के लिए खतरे की घंटी बजने लगी है, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से बांग्लादेश से भी इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। और ये सब कुछ ऐसे वक्त में हो रहा है जब जानते हैं कि मालदीव और इंडिया के मैटर को भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है। आप लोगों के नॉलेज के लिए बताता चलूं कि मालदीव नाम का एक मुस्लिम देश जो इस इलाके में लंबे वक्त से इंडिया का दोस्त हुआ करता था, अब लगभग वो इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन बनने की कगार पर है। इंडिया आउट और इंडिया के बॉयकॉट का वो एक नारा कि जो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी ने दिया था, उसी नारे ने ही अब उसको वहाँ का विजेता बना दिया है। तो अब सवाल यही है कि आखिर बांग्लादेश में क्या हो रहा है? क्या बांग्लादेश भी अब मालदीव की तरह ही इंडिया के हाथ से निकल सकता है? बांग्लादेश के अंदर इंडियंस के खिलाफ इतनी ज्यादा नफरत बढ़ चुकी है जितनी ज्यादा नफरत हमको दुनिया के किसी और कोने में देखने को नहीं मिलती। तो चलिए अब अपने इन सारे ही सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं। हिंद टीवी के नॉलेजेबल फ्रेंड, इस पूरे मैटर को अच्छी तरह से समझने के लिए हमको जरा बांग्लादेश के इतिहास में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। हम सभी को ये पता है कि आज के दौर में जो बांग्लादेश है ये 1947 के बाद पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। मगर फिर भी लंबे संघर्ष के बाद, एक लंबे स्ट्रगल के बाद 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, वो भी इंडिया के मदद के जरिए से, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इंडियन फौज को ही पूरी तरीके से उतार दिया था। बदले में पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ा, बांग्लादेश को आजादी मिली और सबसे बड़े लीडर बनकर उभरे शेख मुजीबुर रहमान। लेकिन परेशानी की बात यह थी कि बांग्लादेश की आजादी का ये सबसे बड़े हीरो और सबसे बड़े नेता खुद भी डिक्टेटर साबित हुए। 1975 में खींचातानी के बाद फौज ने ही इनके खिलाफ तख्ता पलट कर दिया। न सिर्फ इनका तख्ता पलट किया, बल्कि जुल्मो सितम की सारे हदें पार की और शेख मुजीबुर रहमान और उनकी पूरी फैमिली को ही कत्ल कर डाला, वो भी बड़े ही खतरनाक तरीके से। अब वो चाहे इनका कोई छोटा 10 साल का पोता हो या बेटी हो या फिर दामाद हो या कोई और भी इंसान, पूरी फैमिली को ही कत्ल कर दिया गया। सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बच पाया था, जिसका नाम था शेख हसीना। ये दरअसल शेख हसीना मुजीबुर रहमान की बेटी थी, जो उस वक्त बांग्लादेश में नहीं बल्कि जर्मनी में मौजूद थी। शेख मुजीबुर रहमान का ये पूरा तख्ता वगैरह पलटना करने वाला इंसान का नाम था जनरल जियाउर रहमान, जिन्होंने एक लंबे वक्त पर बांग्लादेश पर राज किया। शेख हसीना जर्मनी से वापस तो आई, लेकिन बांग्लादेश नहीं गई, बल्कि इंडिया में आकर उन्होंने रहना शुरू किया और इंडिया के तरफ से उनको पनाह दी गई। सन 1990 तक बांग्लादेश के अंदर मिलिट्री शासन देखने को मिला और फिर आखिरकार जैसे तैसे बड़े दबाव के बाद वहाँ पर इलेक्शन हुए। मगर दोस्तों, उस वक्त बांग्लादेश की जो पॉलिटिकल हालत थी, जो राजनीतिक तस्वीर थी, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी, क्योंकि जनरल जियाउर रहमान की भी डेथ काफी पहले हो चुकी थी। अब बांग्लादेश में दो बड़ी पार्टियां मौजूद थी। पहली बड़ी पार्टी थी अवामी लीग, जिसकी लीडर थी शेख मुजीबुर रहमान की बची हुई बेटी यानी कि शेख हसीना। ये वही पार्टी थी जिसकी बुनियाद किसी दौर में शेख मुजीबुर रहमान ने ही रखी थी। जबकि जो दूसरी बड़ी पार्टी थी उसका नाम था BNP बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। ये वही पार्टी थी जिसकी बुनियाद 1975 में शेख मुजीबुर रहमान का तख्ता पलट करने वाले जनरल जियाउर रहमान ने ही रखी थी। और इसकी अब जो लीडर बनी थी वो भी जनरल जियाउर रहमान की विधवा वाइफ यानी खालिदा जिया। दोस्तों, 1990 के बाद होने वाले इस इलेक्शन में खालिदा जिया ने बाजी मारी और वो इस तरह से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। मगर फिर सन 1996 में ही कुर्सी से उतरना पड़ा और इस बार नंबर आया शेख हसीना का। 2001 तक लगातार प्रधानमंत्री रही। फिर 2001 में एक बार फिर से खालिदा जिया की एंट्री हुई और इस बार सन 2001 से लेकर 2006 तक उन्होंने बांग्लादेश की बागडोर को संभाला। मगर दोस्तों, इस पूरे मैटर में एक दिलचस्प बात यह है कि जब खालिदा जिया आई तब तक भारत से मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि वो प्रो चाइना थी और एंटी इंडिया थी। वहीं जब खालिदा जिया के बजाय शेख हसीना गद्दी पर बैठे तो वो इंडिया के लिए वरदान साबित हुआ। वजह यही कि शेख हसीना और उनकी पार्टी हद से ज्यादा इंडिया यानी कि इंडिया के सपोर्ट में, वो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया ने ही हमेशा से ही सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि उनकी पूरी फादर का भी भरपूर साथ दिया था। इवन जब उनके फादर 71 में बांग्लादेश को बनाने की कोशिश कर रहे थे, आजादी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तब वो इंडिया ही था जिसके बलबूते पर वो अपने इस मकसद में कामयाब
हो सके थे। यही वजह है कि आजादी मिलने के बाद उन्होंने लगभग ये तय कर लिया था कि ढाका का फ्यूचर इंडिया के साथ ही तय हुआ करेगा। आजादी के बाद जब सन 1975 में बांग्लादेश में दोबारा क्राइसिस हुआ और शेख मुजीबुर रहमान की पूरी फैमिली को ही कत्ल कर दिया गया, तो उनकी जो बची हुई बेटी थी यानी कि शेख हसीना, उनकी हिफाजत करने के लिए और उनको हिफाजत करने वाला, उनको एक लंबे वक्त तक पनाह देने वाला देश भी भारत ही था। यही वजह है कि शेख हसीना भी अपने आप को भारत की बेटी मानती है और उनको कई बार भारत की बेटी से के नाम से पुकारा जाता है। जाहिर है जब शेख हसीना और उनकी पार्टी प्रो इंडिया है, तो अब जो उनके अपोजिट पार्टी है वो ऑटोमेटिकली प्रो चाइना हो, क्योंकि जहाँ पर भी इस पूरे मैटर में इंडिया की एंट्री मारता है तो चाइना की एंट्री भी होना जरूरी है, या फिर चाइना एंट्री मारता है तो बदले में इंडिया की एंट्री हो जाती है। यही वजह है कि जैसे शेख हसीना का भर भर कर साथ देती आ रही है, वैसे ही खालिदा जिया चाइना को अपने दौर में भरपूर साथ दी। फिलहाल ताजा तस्वीर तो यह है कि सन 2009 से ही लगातार बांग्लादेश की गद्दी पर सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना ही बैठी हुई हैं और खालिदा जिया का करियर दूर दूर तक नजर नहीं आता। शेख हसीना ने 2009 में इलेक्शन जीता, 2014 में दोबारा जीता, 2019 में इबारा जीता और अब 2024 का इलेक्शन जीत चुकी है। हालांकि उनके ऊपर इलेक्शन गलत तरीके से कराने और धोखाधड़ी करने वगैरह का इल्जाम लगाया जाता है, जिसका सबूत 24 के इलेक्शन में खुले तौर पर देखने को मिला, क्योंकि 24 के इलेक्शन में ही वहां की अपोजिशन पार्टी है उसकी तरफ से ही इलेक्शन का बायकॉट कर दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 40% लोगों ने ही इलेक्शन में वोट दिया और उसमें से भी पूरी तरीके से शेख हसीना जीत कर आई। इलेक्शन को सही तरीके से न कराने और उसमें धोखाधड़ी वगैरह करने के इल्जामों की वजह से ही कई बार अमेरिका, यूके की तरफ से इनके ऊपर प्रतिमान हानि का सेंसेक्स वगैरह भी लगाए गए, लेकिन जाहिर है शेख हसीना का इनके ऊपर तमाम चीजों का कोई असर देखने को नहीं पड़ता। हालांकि एक सच्चाई ये भी है, भले ही शेख हसीना के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगाए जाते हो, उनको डिटेक्टर वगैरह बोला जाता हो, मगर हाँ, उनके दौर में बांग्लादेश ने काफी तरक्की भी की है। बांग्लादेश ने पिछले कुछ वक्त में जो इकोनॉमिकली ग्रोथ की है, उसने सिर्फ आसपास के देशों को बल्कि पूरी दुनिया को हैरान किया है। शायद यह भी एक वजह रही कि वहाँ की अपोजिशन लाख कोशिशों करने के बावजूद भी बांग्लादेश की ज्यादातर आवाम को शेख हसीना के खिलाफ नहीं खड़ा कर सकी, या फिर वहाँ की आवाम के दिलों में शेख हसीना को लेकर नफरत नहीं पैदा कर सकी। मगर दोस्तों, अब धीरे धीरे कुछ हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की विपक्षी पार्टी ने एक बार अपना एक नया पैंतरा अपनाने का फैसला किया है और यह नया पैंतरा उसने सीखा है मालदीव से। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं और ज्यादातर लोग तो शायद समझ चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, बिल्कुल मालदीव की तरह ही अब बांग्लादेश के विपक्ष ने भी अपने पूरे देश के अंदर इंडिया का बाइकॉट और इंडिया के आउट का कैंपेन शुरू किया है, जिसके तहत वह लोगों से कह रहे हैं कि इंडिया प्रोडक्ट का बाइकॉट किया जाए और साथ ही साथ इंडिया को आउट किया जाए, क्योंकि वह हमारे देश के अंदरूनी मामलों में या अंदरूनी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी कर रहा है। मिसाल के तौर पर इनसे मिलिए, यह है तारिक रहमान, जो इस बार बांग्लादेश में विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, और वो भी क्यों न, क्योंकि मेन अपोजिशन पार्टी यानी बीएनपी के एक्टिव चेयरमैन है। यह जनरल जियाउर रहमान और खालिदा जिया के बेटे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी का फ्यूचर है और इस वक्त लंदन में रहते हैं। लंदन में इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में शायद उनको शेख हसीना से खतरा है। लंदन से ही उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए से बांग्लादेश के आम लोगों के बीच इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया है। उन्होंने ही ये मैसेज देने की कोशिश की है कि इंडिया बांग्लादेश को अंदरूनी तौर पर डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब आप में से बहुत से सारे लोग सोच रहे होंगे, वैसे पॉलिटिकल पार्टी बहुत सारी कोशिशें करती रहती है, लेकिन हर कोशिश कामयाब हो जाए ऐसा होता नहीं। और भला इसमें इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात क्या है? तो दोस्तों, हैरान कर देने वाला बात यह है कि जिसका असर साफ तौर पर हमको देखने को मिल रहा है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो खुद शेख हसीना की तरफ से लिया गया एक ऐसा फैसला है जिसने खुद इंडिया को भी हैरान कर दिया है और इंडिया के कान को खड़ा कर दिया है। दरअसल 24 का इलेक्शन जीतने के बाद शेख हसीना ने अपनी जो कैबिनेट तैयार की है, उसके अंदर 16 के करीब मंत्रियों को पूरी तरीके से बदल दिया है और ज्यादातर मिनिस्टर को हटा दिया गया है, क्योंकि ये लोग इंडिया के सपोर्ट में, मतलब कि इंडिया के खूब तारीफें किया करते थे और खुलकर सपोर्ट वगैरह भी किया करते थे, जिसमें बांग्लादेश के वो फॉरेन मिनिस्टर भी
शामिल है जिनका नाम है अब्दुल मोमिन, और उन्होंने इस पोजीशन को सन 2019 से लेकर 23 तक संभाला था। इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े हुए एक मिनिस्टर थे अब्दुल रज्जाक, उनका नाम भी आया है। इसके उलट सलमान फजलुर रहमान जैसे कुछ और नाम भी शामिल किए गए हैं जिनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ बताया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान के जो आरिफ अलवी है वह इनको अपना बचपन का दोस्त बताते हैं। जाहिर है ये सारी चीजें इंडिया को परेशान कर देने वाली है और इस पूरे मैटर पर एक बार फिर से गौर फिक्र करने पर मजबूर कर देती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यही है कि शेख हसीना जो ऑलरेडी इतने लंबे वक्त से बांग्लादेश पर राज कर रही है, उनकी पकड़ इतनी ज्यादा मजबूत है, उसके बावजूद भी वह इस पूरे मैटर को लेकर इतनी ज्यादा परेशान क्यों नजर आ रही है और इस तरह के फैसले क्यों ले रही है? आखिरकार क्यों माना जा रहा है कि विपक्ष का ये जो पैंतरा है यह काम कर सकता है और इंडिया और शेख हसीना के लिए खतरा बन सकता है? तो दोस्तों, इन तमाम चीजों का जवाब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही इस तरह की कई रिपोर्ट आती रहती है जो बताती है कि बांग्लादेश की आम लोगों के बीच पिछले कुछ सालों के अंदर इंडिया को लेकर कुछ नफरत भरी है, जिसका सबसे बड़ा सबूत तो अभी कुछ दिन पहले ही उस वक्त देखने को मिला जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इंडिया की हार को जिस तरह से बांग्लादेश में सेलिब्रेट किया गया, जिस तरह से खुशियां मनाई गई, जिस तरह से जश्न मनाया गया, उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो खुद बांग्लादेश ही वर्ल्ड कप फाइनल जीत चुका है। और उससे जुड़ी हुई बाहर आने वाली तस्वीर या न सिर्फ इंडिया के लोगों को हैरान कर रही थी बल्कि गवर्नमेंट के भी कान खड़े कर रही थी। बांग्लादेश के अंदर इंडियंस के खिलाफ अचानक से बनने वाली इस नफरत के रिजल्ट को तलाशने के लिए अगर आप लोग कोशिश करोगे, आपको इंटरनेट पर अलग अलग तरह के आर्टिकल में अलग अलग तरह के जवाब मिलेंगे, मगर जो कुछ कॉमन जवाब मिलेंगे उसमें से एक तो यह है कि दरअसल पिछले कुछ सालों में लगातार इंडिया की मीडिया के ऊपर एंटी मुस्लिम कैंपेन चलाना, यह चीज वहाँ के आग में घी डालने का काम कर रही है। वो इसलिए क्योंकि बांग्लादेश की आबादी भी ज्यादातर मुस्लिम है और इससे उनकी सोच बदलती जा रही है। स्पेशली जो सीएए और एनआरसी का वगैरह का विरोध प्रदर्शन पूरे भारत में हुए थे, वह टर्निंग पॉइंट थे और उन्होंने बांग्लादेश की आम आवाम के दिमाग को बदलने में अहम किरदार अदा किया था। इसके अलावा एक वजह यह भी है या एक वजह यह भी बताई जाती है कि वहाँ का जो अपोजिशन है वह अब काफी हद तक कुछ लोगों के दिमाग में यह बात डालने में कामयाब हो चुका है जो शेख हसीना और इंडिया की दोस्ती, इसके जरिए से इंडिया को अब हमारे अंदरूनी मामलों में और अंदरूनी पॉलिटिक्स में दखल अंदाजी करता है। हालांकि दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से ये भी यही तर्क दिया जाता है कि रिलीजन की वजह से तो ये नहीं हो सकता, वरना जाहिर है हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के आम लोगों के साथ है या फिर यूनाइटेड अरब अमीरात और इस तरह के और भी देश के साथ है। यह मामला कुछ और ही चल रहा है और अंदरूनी तौर पर सिर्फ और सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स के साथ आउट इंडिया और बांग्लादेश के रिश्तों को खत्म करने या तोड़ने और बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। उन रिश्तों को जो न सिर्फ हद से ज्यादा पुराने हैं बल्कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरे मैटर को लेकर आप लोग अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दें। और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। और हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले।